Good morning, students. Today topic is relative lowering in vapor pressure. इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. यानी कि ऐसी जितनी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, इनको बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. 4 टाइप्स की होती हैं: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया था. मैंने प्रीवियस वीडियो में वांट ऑफ फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी एक्सप्लेन कर दिया था. अब जो आज का टॉपिक है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP. अब इसको समझते ही होता क्या है. तो देखिए ऐसा है, RLVP का मतलब ये होता है कि व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर, इसको मैं वेपर प्रेशर बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस. अब देखिए ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको पहले बता दूँ. ये मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ. जैसे मान लीजिए मेरे पास ये प्योर लिक्विड है, ये हमारा प्योर लिक्विड है, और जब भी कभी प्योर लिक्विड की बात होती है तो उसका जो प्रेशर बताया जाता है उसको लिखा जाता है P0. उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्योर लिक्विड के प्रेशर को P0 से रिप्रेजेंट करेंगे. अब ऐसा होता है कि जब इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कराया जाता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर ना बने. फॉर एग्जांपल शुगर, NaCl और फ्रक्टोज, ग्लूकोज एक्सेट्रा. यानी कि ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में जाकर कभी भी वॉलेटाइल नहीं होते हैं, वो कभी भी अपनी वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. जब भी कभी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कराते हैं किसी भी प्योर लिक्विड में, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का पार्टिकल साइज में लार्जर होता है एज कम्पेयर टू प्योर लिक्विड. इसके पार्टिकल का साइज इसके कंपैरिजन में लार्जर होगा, बड़ा पार्टिकल होगा. बड़ा पार्टिकल होगा तो ये इसकी सरफेस को क्या कर लेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा. जब ये इसकी सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेता है तो ऐसा होता है कि जिस प्रेशर से ये जो लिक्विड है वो वेपोराइज हो रहा है, तो उतने प्रेशर से ये वेपोराइज नहीं होगा. तो इसमें क्या होता है कि इस लिक्विड की वेपर को निकलने के लिए, इस लिक्विड को निकलने के लिए अवेलेबल एरिया लो है. तो नाउ लेसर सरफेस एरिया is available for solvent particles so that vapor pressure decreases. जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो आपको हाई टेम्परेचर देकर इसको वेपोराइज कराना होगा. अब समझिए आप दोबारा कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल साइज में लार्जर होते हैं और इसकी सरफेस को ऑक्यूपाई करा लेते हैं. तो जिस प्रेशर से ये ऊपर के लिए जा रहा था उस प्रेशर से नहीं जा पाएगा, तो प्रेशर इसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज. तो वेपर प्रेशर कम होने पर हम जब इसको वेपोराइज कराएंगे तो मोर टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड, देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अब इसमें आपको ये तो पता लग गया कि व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस. इफ नोट भी करते जाइएगा बेटे, तुम भी नोट कर लो. इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज P0 एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन कब बना है? जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा दिया. जब ये ऐड करा दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैं क्या एज्यूम कर लूँ? PS. इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया? PS का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और P0 का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड. देन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी? P0 माइनस
पी एस। तो लोअरिंग क्या हो गई हमारी पी नॉट माइनस पी एस, इससे पता लग जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 2 ATM वेपर प्रेशर रहा होगा इसका, अगर प्योर लिक्विड का, अगर मान लीजिए आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा दिया तो ये जो 2 ATM प्रेशर रहा होगा ये डिक्रीज कर जाएगा वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो जाती है, इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ डेल्टा पी। तो इसी को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी IIT या नीट वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, उसमें अगर ऑप्शन में कहीं पर उसने दे दिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिलेटिव, जब तक आप इसको रिलेट नहीं कराएंगे प्योर लिक्विड से, तब तक ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। in the respect of pure liquid, this lowering is called relative lowering in vapor pressure। तो इसको मैं कैसे करके बताऊंगा, P नॉट माइनस पी एस, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं बात करूं प्योर लिक्विड के रेस्पेक्ट में, तो अपॉन में क्या कर दूंगा मैं P नॉट। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा P अपॉन P नॉट। इसी को मैं क्या नाम दे देता हूं, RLVP। तो यही आपकी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यही आपकी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मैं इसको बताता हूँ कि आगे इसके बारे में राउल्ट्स क्या बोलते हैं। तो ये समझते हैं कि राउल्ट्स ने इसके बारे में क्या बोला। तो देखिए राउल्ट्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। राउल्ट्स ने अपना लॉ दिया था और अपने ने डिटेल में सीखा भी था उसको, राउल्ट्स लॉ को। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ बोलते हैं कि पी एस इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट। ये बोला था राउल्ट ने। अब मैं इसको थोड़ा सा और एक डिस्क्राइब करता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ, एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी एस ओवर पी नॉट, ऐसे करके लिख सकता हूँ मैं। अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पर, क्योंकि एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, तो मैं 1 माइनस एक्स सॉल्यूट को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स सॉल्यूट इक्वल टू पी एस अपॉन पी नोट। तो यहाँ पर मैं इसको भेजूँ तो ये एक्स सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, एक्स सॉल्यूट इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा पी अपॉन पी नोट। और यही चीज़ हमारी क्या है, RLVP। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स सॉल्यूट है, फाइनली रिजल्ट यही है कि एक्स सॉल्यूट किसके इक्वल हो गया, RLVP के। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर आप किसी भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज अ RLVP। तो ये ध्यान रखें। कई बार ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आपको मान लीजिए उसने मोल फ्रैक्शन दे दिया सॉल्यूट का और उसके बाद पूछ लिया कि इसकी RLVP क्या होगी, तो बच्चे उसमें फॉर्मूला लगाते रह जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें जो है मतलब सॉल्व भी करना है पूरा, कि फॉर्मूला लगाकर उसको सॉल्व करें। बट अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है तो डेफिनेटली ये RLVP के इक्वल होगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आप डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन के इक्वल इसको लिख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे के लिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इधर का पोर्शन रफ कर रहा हूँ मैं, बट आप जल्दी जल्दी लिख लो, राहुल जल्दी लिखो, नोट करो। अब देखिए ये आपने किया, एक्स सॉल्यूट इक्वल टू क्या आ गया, RLVP। एक्स सॉल्यूट को मैं ऐसे, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से उठा रहा हूँ, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। अब आपको पता है कि एक्स सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, एक्स सॉल्यूट इक्वल टू होता है एन सॉल्यूट
ओवर एन सॉल्यूट प्लस कैपिटल एन सॉल्वेंट। ये आपने पढ़ रखा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ये दोनों ही चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं ये मान लूँ कि जो एन सॉल्वेंट है इसका अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है सॉल्यूट के कंपैरिजन में, यानी कि एन सॉल्यूट इज़ लेसर देन एन सॉल्वेंट, तो फिर मैं इसके रेस्पेक्ट में इसको मैं यहाँ से नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एन सॉल्वेंट। अब ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। तो ये हम इसको ऐसे करके लिखते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल डब्लू किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इसको मैं कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल डब्लू अपॉन कैपिटल एम। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट यही आ रहा है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्लू कैपिटल एम, कैपिटल डब्लू स्मॉल एम। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो स्मॉल डब्लू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ सही नहीं लिख पा रहे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ, ये डबल नहीं होता इसमें, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और स्मॉल एम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने ने वांट ऑफ फैक्टर स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में। तो वांट ऑफ फैक्टर का यूज़ आप क्या करेंगे, आप वांट ऑफ फैक्टर को यहाँ पर आई से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर ही ले लेता हूँ, तो ये कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला आपको हर हाल में याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें आई इंक्लूडेड हो गया, अगर मान लीजिए उसने ग्लूकोज, फ्रक्टोज या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट आपका दे दिया, तो आई की वैल्यू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे दिया तो आई की वैल्यू 1 मानकर इसको हटा देंगे। अदरवाइज अगर मान लो कुछ और दिया है, जैसे मान लो सॉल्ट दिया है या एसिड दिया है, तो उसके लिए आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में यहाँ पुट करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है पी नोट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, पी एस का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आई वांट ऑफ फैक्टर है स्मॉल डब्लू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल डब्लू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और स्मॉल एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये RLBP का ये फार्मूला यहाँ पर आपके सामने आ गया है। इस फार्मूला के बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको आप पहले अपने नोट डाउन करिए, जो डाउट हो पूछिए, जो समझ में नहीं आए। हाँ क्या चीज़, अच्छा नहीं, नेगलेक्ट तो देखिए ऐसा होता है कि जो एन सॉल्यूट है, अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट हमने ऐड कराया हुआ है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, उसका अमाउंट बहुत ही कम है। अगर अमाउंट अगर कम है तो हम इसके रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में एन सॉल्यूट को आप यहाँ से छोड़ देंगे। ऐसा बहुत सी जगह फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी हो रहा है और फिजिक्स में भी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। थोड़ा सा वेरिएशन होगा, 0.00 में वो कुछ वेरिएशन होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है आंसर में। बस ये है कि इससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है, इसमें फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन, फिर थोड़ी ज़्यादा हाई-फाई कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया। आंसर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन करेक्ट फार्मूला तो देखा जाए तो यही होगा। लेकिन मैं अगर ऐसा मान लूँ कि अमाउंट सॉल्यूट का बहुत ही कम है, तब फिर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। आई इसमें भी आप यहीं पर शामिल कर लेंगे। तो चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रेशर है ये आपका बार या ATM में ही होगा, बट इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, पी से रिप्रेजेंट ना करके हमने इसको पाई से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि प्रेशर को तो वैसे भी वेपर प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया है।
ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। बायोलॉजी में भी ये टॉपिक होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेजिन का टुकड़ा ले लिया। रेजिन आप समझते होंगे, जो किशमिश होती है उसको रेजिन बोला जाता है। इस रेजिन का मैंने यहाँ पे पीस ले लिया और मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया वाटर। यहाँ पर क्या है, वाटर, और ये क्या है, रेजिन। अब ऐसा होता है कि जब मैं रेजिन को वाटर में डालता हूँ तो रेजिन कैसी हो जाती है, स्वेल्ड हो जाती है। ये कैसी हो जाती है, स्वेल्ड हो जाती है, फूल जाती है मतलब। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट और कराया है। इस रेजिन में मैंने मान लीजिए यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया, कॉन्सनट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन डाल दिया, तो फिर ये कैसी हो जाती है, ये श्रिंक हो जाती है। फिर ये श्रिंक हो जाती है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए रेजिन को आपने इसमें डाल दिया, तो देखिए रेजिन जो होती है ये इसमें जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये जो यहाँ पर एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी ना, थिन मेम्ब्रेन होगी, इसको हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, वाटर का मीडियम, वाटर के पार्टिकल साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, और इसके रेजिन के अंदर भी सॉल्यूशन भरा होता है, काफ़ी विस्कस सॉल्यूशन भरा होता है रेजिन के अंदर। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर जो यहाँ वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका मूवमेंट होने लग जाता है रेजिन के अंदर। तो रेजिन के अंदर पार्टिकल्स का जो सॉल्वेंट पार्टिकल, वाटर पार्टिकल्स हैं, इसका मूवमेंट हो जाता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो फिर ये कैसी हो जाती है, स्वेल्ड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट हो गया, यहाँ पर हमने कॉन्सनट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन ले लिया जो बाहर का मीडियम है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने रेजिन को डाला तो बाहर का मीडियम हायर कॉन्सनट्रेटेड है, अंदर का मीडियम जो होता है वो लोअर कॉन्सनट्रेटेड है। तो ऐसा होगा कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट हो जाएगा, और अंदर जो भी सॉल्यूशन भरा होगा वो इसके अंदर NaCl सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपोजिट होने लग गया, और ये कैसा हो गया, रेजिन हमारा श्रिंक हो गया। अब इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का सिंपल मतलब यही होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। वो मैं भी डिफाइन करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर। अब इसमें जो है इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है ये क्या है, ऑस्मोसिस है ये। अब ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो ऑस्मोसिस होता है, ये ऑस्मोसिस किसके थ्रू हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बायोलॉजी में आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में, तो वहाँ पर भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। मैं आपको और थोड़े से क्लियर एग्जांपल में बता दूँ। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जो आम होता है, मैंगो, जब उसका जो अचार बनाते हैं अपने लोग, तो उसमें आम के साथ में थोड़ा सा सॉल्ट मिलाकर उसको रख दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस मैंगो के अंदर, आम के अंदर वाटर होता है, और जो बाहर मीडियम होगा वो कॉन्सनट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन होगा। या फिर हम मान लें कि नमक हमने लगा दिया, NaCl लगा दिया, तो बाहर का जो मीडियम है वो कॉन्सनट्रेटेड है, हायर कॉन्सनट्रेटेड है, लेकिन अंदर जो उसके मैंगो के अंदर जो वाटर होगा वो लोअर मीडियम होगा, उसका वो वाटर होगा। तो एक्चुअली होता ये है कि वाटर जो मैंगो के अंदर है फिर वो बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो हम ये कह सकते हैं कि वाटर के पार्टिकल साइज़ में स्मॉलर होते हैं, तो वो पार्टिकल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो आम के अंदर जितना भी वाटर होता है, जब आप उसको नमक लगा के रख देते हैं तो वो वाटर बाहर आ जाता है। दूसरा एक एग्जांपल और है, जैसे आपने देखा होगा करेले वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो है उसमें भी नमक लगा के रख दिया जाता है। जब नमक लगा के रख देते हैं तो उसके अंदर भी जो कड़वा वाटर होता है वो सब बाहर आ जाता है। तो ऐसा ये भी एक ऑस्मोसिस के ही एग्जांपल्स होते हैं, जो प्रैक्टिकली हम जो अपनी जो इसेंशियल लाइफ है, जो फूडिंग लाइफ है, उसमें यूज़ करते हैं, बट उसको ध्यान नहीं देते उस चीज़ों को। लेकिन ये सभी एग्जांपल जो हैं वो ऑस्मोसिस के एग्जांपल होते हैं। अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या है उसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ऑस्मोसिस का मतलब होता है इट इज़ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखिए SPM को मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसका मतलब होता है। तो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियसली फ्लो
ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है बेटे, ये दो तरह की होती है। दो तरह की मेम्ब्रेन है। सबसे पहली जो होती है वो नेचुरल होती है, और जो नेचुरल होती है वो या तो एनिमल सेल होगी या प्लांट सेल होगी। एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो ये तो नेचुरल होती है। जैसे मान लीजिए हमारी स्किन है, तो ये भी हमारी सेमी परमेबल नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। या प्लांट की सेल है, जैसे ये भी रेजन प्लांट में ही आता है, तो इसके अंदर जो इसके बाहर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, उसको हम नेचुरल ही बोलेंगे। और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल बहुत सारी होती हैं, ये बनाई गई हैं, आरओ वगैरह में भी यूज़ होती हैं। आर्टिफिशियल में Cu2Fe CN6 होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है बनी हुई। तो ऐसी बहुत सारी होती हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल है जो मैन मेड हैं, और जो नेचुरल है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल होती हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है, देखिए बायोलॉजी में जो पढ़ाया जाता है वो हायर मीडियम टू लोअर मीडियम पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, वाटर है यहाँ पर, और ये डाइल्यूट का किसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब तक आप ये नहीं बोलेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो हम उसको ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे। तो ऑस्मोसिस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियसली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये तो होता है हमारा ऑस्मोसिस। तो ये तो ऑस्मोसिस की बात थी यहाँ तक। लेकिन अब जिस प्रेशर से ये बाहर जा रहा है, जिस प्रेशर से इसके अंदर आ रहा है पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल जिस प्रेशर से यहाँ से मूवमेंट कर रहा है, वो पार्टिकल का प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कैसे किया जाए वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। इसे आप नोट डाउन करिए जब तक। अब देखिए, इसके लिए मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया। ये क्या बोलूँगा मैं, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स होंगे सॉल्वेंट के, और यहाँ पर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे। अब देखिए, ऐसा है कि ये पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होगा वो इधर की तरफ होगा, और किसके थ्रू है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए ये फिनोमेना क्या है, ऑस्मोसिस। अब ऐसा होगा कि मैं बाहर से ऊपर से एक प्रेशर अप्लाई कर दूं, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा। ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं लग रहा होगा, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली इधर की साइड में मूवमेंट कर रहा होगा, और ये जो लेवल है ये ऊपर के लिए जा रहा होगा। लेकिन ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जब ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही रहेगा 1 बार, तो जब मैं यहाँ से जब पार्टिकल्स इधर से इधर की तरफ जा रहा है तो ये लेवल अप हो रहा है। तो लेवल अप हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये लेवल फिक्स हो जाएगा। अब ऐसा होगा, मुझे फिक्स वाली बात नहीं करनी, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पार्टिकल्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन से इसकी तरफ हो रहा है, यानी कि हायर मीडियम टू लोअर मीडियम, या फिर मैं ये बोल दूँ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो पार्टिकल्स इधर की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसा होगा कि ये लेवल क्या हो रहा होगा, अप हो रहा होगा। मैं यहाँ पर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ से अप्लाई कर दूँ। ये कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पर ऑस्मोसिस रुक जाए, यानी कि अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा, जैसे 1 बार तो ये पहले से लग रहा था, वो एक्सटर्नल नहीं था, वो तो जितना लगता है नेचुरली वो उतना लग रहा था, लेकिन मैं P एक्सटर्नल यहाँ पर इंक्रीज़ कर दूँ, ये बढ़ा दूँ मैं, तो जब ये प्रेशर लगा रहा हूँ और ऑस्मोसिस रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तब मैं इस प्रेशर को P एक्सटर्नल प्रेशर जो मैं अपने पास से लगा रहा हूँ, उस प्रेशर को किसके इक्वल मान सकता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल। यानी कि जिस प्रेशर से ये पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा था वही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे किया जाए, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका यही है कि मैं एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से उतना ही प्रेशर लगा दूं जितने प्रेशर से ये इधर की तरफ जा रहा होगा। जब ये जितने प्रेशर से ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस साइड में जा रहा होगा, उतना ही प्रेशर जब मैं लगा दूंगा तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो इसी प्रेशर को मैं क्या नाम दे दूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ गई बात? एक बार और समझ लो कि प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वेयर ऑस्मोसिस स्टॉप, देन दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि जो ऊपर से प्रेशर आप लगा रहे हैं उस प्रेशर को लगाने पर यहाँ से पार्टिकल्स का मूवमेंट स्टॉप हो जाए, यानी कि इस ऑस्मोसिस कैसा हो जाए, स्टॉप। तो यही प्रेशर हमारा क्या माना जाएगा, यही एक्सटर्नल प्रेशर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल प्रेशर इस ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो चुका होगा।
तो इसको डिफाइन ऐसे किया जाएगा कि प्रेशर अप्लाइड ओवर हायर कॉन्सेंट्रेटेड solution where osmosis stop, then this pressure is called, बेटा ये स्टूल बाहर रख दो, is called osmotic pressure। अरे बाहर रख दो, हाँ ठीक है, osmotic pressure। तो प्रेशर अप्लाइड, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ओवर हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वेयर ऑस्मोसिस स्टॉप, देन दिस प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर क्या हो चुका होगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो गया होगा, पी एक्सटर्नल के, ये हो गया होगा इसके। अगर मान लीजिए मैं किसी तरीके से यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर को यहाँ पे मैं इंक्रीज़ कर दूँ, यहाँ बढ़ाता चला जाऊँ, तो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ की तरफ जाने लग जाएंगे, तो फिर ये ऑस्मोसिस कैसा होने लग जाएगा, अपोजिट। तो इसको मैं बोलूँगा रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरओ। जो आप सबके यहाँ ये आरओ होते हैं भाई, आरओ में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड हो जाता है, मतलब हायर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड हो जाता है, उसकी वजह से ऑस्मोसिस कैसा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ये आरओ में सिस्टम होता है ऐसा, जिसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये होता है हमारा ऑस्मोसिस। अब मैं आगे की बात बताता हूँ आपको, तब तक इसे नोट करो, रफ करना पड़ेगा ये। अब देखिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन के। यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी तो फिर ये हाई प्रेशर से पार्टिकल्स मूवमेंट करेगा। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कौन सी होती है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन होती है मोलैरिटी। यहाँ मोलैरिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, ये सी के। और प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, तो इसके भी प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो मैं अगर इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखूँ, पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, तो पाई इज इक्वल टू सी, और एस को मैं यहाँ और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एस का मतलब होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट। ये कैसा कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और इसकी भी वैल्यू वही होगी जैसे आपने गैस कांस्टेंट पढ़ा होगा आर, यानी कि आर जो है वो किसके इक्वल है, एस के, और इसकी भी वही वैल्यू होती है 0.0821, यही वैल्यू इसकी भी होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि पाई इक्वल टू सी एच टी। सी का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन वी। एन अपॉन वी इसलिए क्योंकि मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो एन अपॉन वी होता है, और यहाँ पे मैंने इसको एस टी कर दिया। तो पाई वी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एन एस टी। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, वहाँ पर पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो ये भी उसी की जस्ट सिमिलर होती है। तो पाई वी इक्वल टू एन एस टी। अगर मान लीजिए मैं एन को यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, तो पाई वी इक्वल टू एन की जगह मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू अपॉन एम एस टी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। और इसमें आई को यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए अपने पास से, क्योंकि यहाँ पर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सभी में बॉन्ड ऑफ फैक्टर विल बी रिक्वायर्ड। तो पाई वी, अब पाई का मतलब तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम एम एल में लीटर में लेना पड़ेगा, और आई बॉन्ड ऑफ फैक्टर, डब्ल्यू है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और एस की वैल्यू आपको मैंने लिख दी है 0.0821 और नहीं तो 8.314 जूल में होती है। तो ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टी फॉर टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर मैंने बता दिया। इस पर डिपेंडेंट जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंडेंट क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में सारे क्वेश्चंस मैं आपको एनसीईआरटी के करा दूँगा। ओके, चलिए आज की क्लास कंप्लीट होती है।